समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी में नियमित रूप से आगे बढ़ने के लिए हमको हर कार्य समय पर करना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि वक्त धन से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय फिर से नहीं आ सकता। इसलिए अपना समय हमें महत्वपूर्ण काम में लगाना चाहिए। यदि समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप क्यों सही समय का इंतजार कर रहे हैं? जो समय आज है वही बेहतर समय है, इसलिए अपने काम को कल पर डालने के बजाय आज ही खत्म करें। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। प्रतिबिंब, सबसे पहले जान लेते हैं कि हेलो इंडिया में हम आज क्या खास लेकर आए हैं। जी हाँ, हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों से जुड़ी सुर्खियां। साथ ही नजर डालेंगे आज की प्रमुख गतिविधियों पर। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, हम बताएंगे इस दिन के महत्व के बारे में। और इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। हर साल की तरह इस बार भी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही अहमदाबाद में भी जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तड़के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों के निकलने से पहले मंदिर में मंगला आरती की। रथ यात्रा में मार्ग में देवताओं और जुलूस की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। सजे धजे हाथी और झांकियां जगन्नाथ यात्रा को भव्यता प्रदान करती हैं। इस बार अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मार्ग पर 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान 18 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान कई विधायी कामकाज निपटाए जाएंगे। सत्र के पहले ही दिन 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, जिसके नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने गुरुवार को ये जानकारी साझा की। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने खुलासा किया कि कुल 115 नामांकन पत्रों में से 28 नामांकन जमा करते वक्त ही खारिज कर दिए गए थे। उम्मीदवारों के नामांकन आवश्यक मानदंड पूरा नहीं होने के कारण खारिज किए गए। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 2 जुलाई को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई सेक्टर को भरोसा दिया है कि केंद्र छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी नीतिगत कदम उठाने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए छोटे उद्यमों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमी सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पिछले 8 साल में बजट 650% से अधिक बढ़ाया है। इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद हैं, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुंबई में राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई।
उनके साथ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को बधाई दी है। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत आरएसएस के शाखा प्रमुख के तौर पर की। बाद में ठाणे के बड़े शिवसेना नेता आनंद दिघे के कहने पर शिवसेना से वो जुड़ गए और वहीं से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1997 में ठाणे नगर निगम के वो पार्षद बने। साल 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद चुने गए। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर ठाणे सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद 2009, 2014, 2019 में वो फिर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2014 में बीजेपी के साथ और 2019 में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में मंत्री बने। इस बीच एनसीपी नेता ने दावा किया है कि शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत को आज ईडी के सामने पेश होना है। भारतीय संसद की बन रही नई इमारत का काम इन दिनों प्रगति पर है और अब इस नए भवन की साज सज्जा पर भी काम शुरू हो गया है। संसद की इस नई इमारत के प्रवेश द्वार पर एक पारंपरिक प्रतिमा होने के साथ ही संवैधानिक गैलरी होगी, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही देश की विविधता को दर्शाने के लिए कला और परंपराओं को भी आंतरिक सज्जा में स्थान मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई इमारत की आंतरिक सज्जा की योजना बनाने के लिए 3 समितियों का गठन किया है, जो कला अधिष्ठापन, पेंटिंग, भित्ति चित्र और लेखों के जरिए भारतीय समाज की विविधता को प्रदर्शित करने की योजना को अमली जामा पहनाएंगी। इन समितियों का गठन नई संसद इमारत में कला की अवस्थापना के लिए सामग्री की पहचान करने, उन्हें मंजूरी देने और मार्गदर्शन के लिए किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने समुद्री सुरक्षा की अहमियत पर जोर दिया है। बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह की पहली बैठक का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते हालात, बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण माहौल में समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे जुड़ी सभी एजेंसीज के बीच लगातार तालमेल आवश्यक है। एनएसए अजित डोभाल ने समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह की पहली बैठक में हिस्सा लिया। इसरो ने एक सप्ताह के भीतर अपने दूसरे सफल मिशन में 3 विदेशी उपग्रहों को सटीक तरीके से कक्षा में स्थापित किया। PSLV C-53 इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा विशेष वाणिज्यिक मिशन है। और अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों से आ रही खबरों पर। धार्मिक भावना भड़काने के आरोपी ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के बेंगलुरु स्थित आवास पर दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने तलाशी अभियान चलाया। करीब 3 घंटे तक चली तलाशी के दौरान जुबैर के घर से एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त किए गए। साथ ही जुबैर के घर पर मौजूद कुछ दस्तावेज भी दिल्ली पुलिस ने अपने साथ ले लिए। व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 को लागू करने के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना सबसे सफल प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष 7 राज्यों में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में रिपोर्ट जारी की। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश अन्य राज्य हैं जिन्हें रैंकिंग में लक्ष्य हासिल करने को लेकर सफल राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकांक्षी श्रेणी में असम, केरल और गोवा सहित 7 अन्य राज्य शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार उभरते कारोबारी परिवेश की श्रेणी में दिल्ली, पुडुचेरी और त्रिपुरा सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। पंजाब विधानसभा में आज केंद्र की अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री की ओर से पेश इस प्रस्ताव का बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। वहीं बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसकी वजह से मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट के भीतर स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल के रास्ते पवित्र अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो गई है। बालटाल और नुनवान आधारित शिविर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा में पहले दिन ही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए।
बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की संभावना के मद्देनजर सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष यात्रा के लिए व्यापक स्तर पर सभी इंतजाम किए हैं। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 43 दिनों तक चलने वाली ये तीर्थ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के बाद हालात फिर बिगड़ गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। असम के 26 जिलों में 31 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 151 हो गया है। मणिपुर के नोनी जिले में तुपुल रेलवे स्टेशन के पास भूस्खलन में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि स्थानीय लोगों और सेना के जवानों समेत दर्जनों लोग लापता भी हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। राष्ट्रपति ने मणिपुर में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और साथ ही लोगों के सुरक्षित होने की कामना भी की है। वहीं बिहार में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद मसान, पंडारई और गंडक जैसी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार बारिश के बीच बिहार के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई जगहों पर जल जमाव से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। आईएमडी ने आज दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान बड़ी गिरावट के साथ 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने यूक्रेन से पूरे डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण की कोशिशें तेज कर दी हैं। रूसी सैनिकों और उनके अलगाववादी सहयोगियों ने लुहांस्क के 95% हिस्से पर और करीब आधे दोनेत्स्क पर कब्जा कर रखा है। रूस ने काला सागर के स्नेक द्वीप से अपनी सेना वापस बुला ली है, जहां उन्हें यूक्रेन से लगातार हमले झेलने पड़ रहे हैं। वहीं नाटो सम्मेलन में स्वीडन ने यूक्रेन के अनुरोध के अनुरूप उसे टैंक रोधी हथियार, सहयोगी हथियार एवं सुरंग हटाने और नष्ट करने वाले उपकरणों समेत अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा कर दी है। यह सैन्य सहायता करीब 49 मिलियन डॉलर की है। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी यूक्रेन को 1 अरब पाउंड की सैन्य सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इजराइल की संसद भंग कर दी गई और 4 साल से भी कम समय में 5वीं बार नवंबर में आम चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। देश की संसद ने इस संबंध में निर्णय लिया। फिलहाल विदेश मंत्री यार लैपिड कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच भारत इजराइल में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी वार्ता के बीच भारत में इजराइल के राजदूत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी साझा करने की इच्छा जताई है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने बौद्धिक संपदा नियमों के उल्लंघन को लेकर चिंता भी जताई। इजराइल के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि मेक इंडिया में हम सबकी दिलचस्पी है और भारत के साथ सहयोग की अनंत संभावनाएं भी हैं। हालांकि भारत में इजरायली कंपनियों की ओर से उन्हें आईपी समस्या से जुड़ी 3 गंभीर शिकायतें मिली हैं। गिलोन ने यह भी कहा कि हम प्रौद्योगिकी साझा करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आईपी संबंधित समस्या हैं जिसका निराकरण बेहद आवश्यक है। गिलोन ने कहा कि इजराइल और भारत की प्रौद्योगिकी का मेल आपकी विनिर्माण क्षमता, दुनिया भर में कई और देशों में बिक्री करने की क्षमता, विशेषकर मुस्लिम देशों में आपके व्यापक राजनयिक संपर्कों की वजह से अपार संभावनाएं। तालिबान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी ने ऐलान किया कि काबुल में धार्मिक विद्वानों की सभा, जिसे जिरगा कहा जाता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी के बिना ही बुलाई जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या महिलाएं संसद का हिस्सा बन सकती हैं, तो उन्होंने कहा उनकी तरफ से पुरुष प्रतिनिधि बोलेंगे। खामा प्रेस ने बताया कि 3000 से ज्यादा धार्मिक विद्वान, आदिवासी बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, प्रभावशाली हस्तियां और राष्ट्रीय व्यापारी काबुल के लोया जिरगा हॉल में महिला भागीदारी के बिना ही शामिल होंगे। हनफी ने कहा कि महिलाएं हमारी माँ हैं, बहनें हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। जब उनके बेटे सभा में शामिल होते हैं तो ये दर्शाता है कि वे भी एक तरह से सभा में शामिल हैं। ये सभा गुरुवार देर शाम उलेमा के अनुरोध पर बुलाई गई। इसका आयोजन तालिबान ने किया।
ताकि वे इस्लामी शासन जैसे विषयों पर बात कर सकें। महिलाओं की गैर मौजूदगी में सभा बुलाने के तालिबान के फैसले की अफगानिस्तान के नागरिक समाजों ने कड़ी निंदा की है। खामा प्रेस ने बताया कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सभा के एजेंडे में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन महिलाओं के बिना यदि उनके मुद्दे पर विचार होता है तो ये नाजायज होगा। और अब नजर आज की गतिविधियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ICAI स्थापना दिवस पर शाम 5 बजे विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। विज्ञान भवन में आज सुबह 11 बजे 5वें GST दिवस समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। कार्यक्रम में पिछले 5 वर्षों में विभिन्न स्तरों पर GST के प्रभाव पर प्रेजेंटेशन होंगे। इसके अलावा एक पुस्तिका GST at 5 का विमोचन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानवाधिकार पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसका आयोजन कॉमर्स और इंडस्ट्री में PSD चैम्बर में किया जा रहा है। प्रतिबिंब, ये तो आपने बताई आज के दिन से जुड़ी हुई गतिविधियां, लेकिन साथ ही आज के दिन से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है ये भी जानना जरूरी है। जी हां, पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं 1 जुलाई के दिन से जुड़े इतिहास में कौन सी बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 1 जुलाई वर्ष 1882 में डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म बिहार के पटना में हुआ। डॉक्टर राय एक महान चिकित्सक थे जिन्होंने अपने जीवन में तमाम मरीजों का सफल इलाज किया। उन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की। इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। यह एक अजब संयोग है कि 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों हैं। बिधान चंद्र राय महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक दूरदर्शी राजनेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। राजनीति में बतौर प्रशासक इन्होंने हेल्थ सेक्टर की बुनियाद तैयार की थी। वर्ष 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1 जुलाई वर्ष 1938 में विश्वविख्यात बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया ने पूरे विश्व में भारतीय संगीत को अपने बांसुरी वादन से विस्तार दिया। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर मधुर संगीत दिया। संगीत की दुनिया में इनकी जोड़ी को शिवहरि के नाम से जाना जाता है। इस जोड़ी ने चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला, फासले, विजय, साहिबान और 16 दिन अफगान के जैसी फिल्मों में संगीत दिया। वर्ष 1992 में इन्हें पद्म भूषण और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रतिबिंब, आज डॉक्टर्स डे भी है और डॉक्टर्स को धरती पर भगवान कहा जाता है। भगवान ने तो हमें एक बार जीवन दे दिया, लेकिन संकट की घड़ी में डॉक्टर ही है जो बार बार किसी मरीज की जान बचाता है। जी हां, दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां डॉक्टर्स ने मरणासन स्थिति में पहुंच चुके लोगों की जान बचाई है। डॉक्टर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। डॉक्टर्स को समाज में श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा जाता है, क्योंकि संकट की घड़ी में डॉक्टर ही हैं जो किसी मरीज के लिए संजीवनी बनकर आते हैं। दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है। कोरोना काल में डॉक्टर्स ही थे जो कई दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपने परिवार से दूर तमाम रातों को जागकर अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा कर रहे थे। न जाने कितने चिकित्सकों ने इस कोरोना महामारी में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। डॉक्टर्स के योगदान के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन पहली बार 1991 में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर BC रॉय के सम्मान में मनाया गया। डॉक्टर राय का चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रहा। संयोग से उनका जन्म और मृत्यु दोनों 1 जुलाई को ही हुई। जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ और उनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 में। डॉक्टर रॉय को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ले लो, फिर 2 पे आ जाऊंगा मैं।
जहां इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा है कि ये दिन हमें उन जीवन रक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है जो मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे डॉक्टर्स दुनिया को एक स्वस्थ जगह बनाने का सराहनीय काम लगातार कर रहे हैं। प्रतिबिंब, डॉक्टर्स डे के अलावा आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी है और साथ ही साथ आज ही के दिन देश में 5 साल पहले जीएसटी की शुरुआत हुई थी। जी, हमारे देश में जीएसटी को लागू हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया था। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। जीएसटी लागू होने से पहले देश में कई टैक्स सिस्टम थे जिसे एक करने की जरूरत महसूस की गई और संसद में 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया जिसे लोकसभा से 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा से 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। और इसके बाद राज्यों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की। 101वें संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान से जोड़ा गया और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 269A जोड़कर जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया जिसमें वित्त मंत्री सहित 33 लोगों को रखा गया। जीएसटी से संबंधित फैसलों को जीएसटी परिषद की 50% सदस्यों की उपस्थिति के साथ 3 से 4 वोट से होते हैं। जहां अगर दुनिया की बात करें तो पहली बार जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया, लेकिन भारत में पहली बार जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था और अपने 5 साल के सफर में जीएसटी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। टैक्स कलेक्शन घटने की तमाम शंकाओं को दूर करते हुए जीएसटी ने सरकारी खजाने में इजाफा भी किया है। अप्रत्यक्ष करों में एक समानता और पारदर्शिता लाकर टैक्स कलेक्शन सिस्टम को सरल बनाया गया है। प्रतिबिंब, बढ़ते हैं आगे और बात आज के दिन की। आज है 1 जुलाई और आज से कुछ ऐसी चीज़ है जिन पर आज से प्रतिबंध लग जाएगा। देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और आज से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने वाला है। जी हाँ, चाहे फिर आपको ये पसंद हो कि ना हो, लेकिन किसी भी चीज़ की प्लास्टिक से पैकिंग आज से लगातार बंद हो जाएगी क्योंकि सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक अब नज़र नहीं आएगा। और प्रतिबिंब, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर बैन लगा दिया है। 1 जुलाई से इन सामानों को बनाने, बेचने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। जिन सामानों पर बैन लगाया गया है उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, थर्माकोल, स्टिरर, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों की पैकिंग फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने इन 19 सामानों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। बैन किए गए सामानों का इस्तेमाल करने पर एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लागू होते ही भारत भी उन 60 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए कदम उठा चुके हैं। लेकिन प्रतिबंध से ज्यादा अहम इसका पालन करना और करवाना होगा। प्रतिबिंब, आज बहुत ही खास दिन है। इतने सारे दिवस तो हमने हमारे दर्शकों को बताए ही, साथ ही आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जन्मदिवस भी है। और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा है कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के सशक्तिकरण में आपका योगदान अद्वितीय है।
आपके विचार हमारे उत्कृष्ट संसदीय सिद्धांतों का प्रतिबिंब हैं। आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना है। प्रतिबिंब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। जी हाँ, आज शाम 7 बजे मुद्दा आपका, शाम 7:30 बजे आपके सांसद और आपके सांसद में मुलाकात सतीश गौतम से। रात 8 बजे का समय रहेगा दिन की बड़ी खबरों का, यानी आज की खबर का। रात 8:30 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम पर्सपेक्टिव और रात 9 बजे का समय रहेगा अंग्रेजी खबरों का कार्यक्रम द न्यूज। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम टीवी के अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर लगातार देख सकते हैं। साथ ही प्रतिबिंब संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को जरूर फॉलो करें और उस पर अपने सुझाव भी जरूर दें। साथ ही प्रतिबिंब, अब मुझे लगता है कि जाने का समय तो हो ही गया है, लेकिन जाते जाते हम हमेशा ही कुछ खास लेकर आते हैं। जी हाँ। भारत त्योहारों का देश है और हमारे देश में मनाए जाने वाले पर्व और उत्सव हमारे मन को उल्लास और उमंग से भर देते हैं। और हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत ने पूरी दुनिया को हमारी ओर आकर्षित किया है। आज पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा नगर भ्रमण पर निकलते हैं। प्रतिबिंब, पूरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालु इनका रथ खींचते हुए चलते हैं, जिसका दृश्य अद्भुत होता है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के खूबसूरत नज़ारों के साथ। आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।